हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीआर स्टडी पॉइंट पर। आज हम फिर एक जो है नई योजना को पढ़ने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में इस योजना के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। और अगर हम इस योजना की बात करें, योजना गांधी जी के द्वारा लाई गई थी और इस योजना का जो नाम है वो है वर्धा शिक्षा योजना। 1937 में ये आई थी। इसे हम बेसिक शिक्षा योजना या फिर इसे हम नई तालीम के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नई तालीम या फिर ये वर्धा शिक्षा योजना लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्यों ऐसा सोचा गया कि कहीं ना कहीं भारत के एजुकेशन में कोई ना कोई कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो है इस योजना को लाया गया। वो कौन सी कमी थी, इन सारी चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो गांधी जी ने जो पश्चिमी एजुकेशन है, जो अंग्रेजी उस समय सबसे ज़्यादा जो है अंग्रेजी को ऊपर फोकस कर रहे थे। सबसे ज़्यादा हर स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, इस तरीके के जो है नियम लागू किए जाए और हमारी जो भाषा है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही थी। तो गांधी जी ने इस पर कटुवचन करते हुए बोला है कि दिस सिस्टम, जो ये सिस्टम चल रहा था एजुकेशन का अंग्रेजों के द्वारा, दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज रूटेड इन फॉरेन कल्चर। यानी कि ये क्या था, ये पूर्ण रूप से फॉरेन कल्चर पर आधारित था। ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, एंड कम्प्लीटली निगलेक्ट इंडियन कल्चर वैल्यूज़। और हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो जितनी भी हमारी संस्कृति और सभ्यताएं हैं, इन चीज़ों को क्या करता जा रहा था, ख़त्म करता जा रहा था। क्योंकि ये अपनी चीज़ों को जो है, उन चीज़ों का अपने पश्चिमी जो भी उनके वैल्यूज़ हैं, जो भी उनकी एजुकेशन है, उन सारी चीज़ों को क्या कर रहे थे, भारतीयों पर लागू कर रहे थे। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत तो उनका गुलाम था ही। अब वो चाहते थे कि जो जो लोग काबिल हैं, जो अफसर बन सकते हैं, जो बुद्धि में तेज हैं, यानी कि जो आने वाले हमारे जो बच्चे कल को हमारे देश के जो है नागरिक बनेंगे, भावी नेता बनेंगे, क्या करना चाहते थे, उनको एजुकेशन देकर, अपनी एजुकेशन देकर उनको भी अपना बौद्धिक रूप से जो है गुलाम बनाना चाहते थे। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी को जो है फोकस करते थे। इट्स प्राइमरी एम इज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। वो सबसे ज़्यादा बौद्धिक एजुकेशन पर फोकस करता है, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी। इट्स पे लिटिल अटेंशन टू इमोशनल, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। और जो बच्चों का भावनात्मक विकास होता है, यानी कि हम भावनाओं के माध्यम से जो भी दूसरों के लिए हमारे मन में क्षमा का भाव होता है, हमारे मन में जो प्रेम का भाव होता है, वो सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, इस पश्चिमी एजुकेशन में ये सारी चीज़ों की कमी थी। और बच्चों का एक उच्च कैरेक्टर भी डेवलप नहीं हो पा रहा था, मोरल वैल्यूज़ भी नहीं थी। वाइल ऑल्सो डिसरिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग हो गया या फिर जो ट्रेडिशनल वर्क होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी क्या कर रहे थे, ख़त्म करते जा रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम जो अंग्रेज़ थे वो सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी चीज़ पर फोकस कर रहे थे। वो उनको सरकारी जॉब दे रहे थे, अच्छा पेमेंट दे रहे थे। साथ ही साथ अगर जो भी उनकी एजुकेशन को लेता है, यानी कि अंग्रेजी एजुकेशन के माध्यम से जो पढ़ाई करता है, तो क्या कर रहे थे, उन बच्चों को जो है आगे चलकर अच्छी जॉब ऑफर करते थे। इसीलिए करते थे ताकि उनका बौद्धिक रूप से भी हम भारतीयों का वो यूज़ कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मैनुअल वर्क थे वो भी क्या होते जा रहे थे, तो ख़त्म होते जा रहे थे। तो उसके फोकस के लिए भी गांधी जी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया अपनी इस वर्धा शिक्षा योजना में। English serves as the medium of instruction, reflecting the belief that true education can only be imparted through a foreign language। तो यहाँ पर क्या था कि जो अंग्रेजी है वो अ, भाषा का शिक्षा का जो है विकास नहीं कर सकती है। शिक्षा दे सकती है परंतु विकास नहीं कर सकती। वास्तविक शिक्षा जो होती है हमारी ही भाषा से जो है, हम अपनी लैंग्वेज से, हम जिस लैंग्वेज में हैं, हम जिस मातृभाषा को बोलते हैं, तो हमारी जो वास्तविक शिक्षा होती है हमारी ही लैंग्वेज में होती है। ना कि हम फॉरेन कंट्रीज़ की वैल्यूज़ को रट लें या फिर फॉरेन कल्चर जो है उसको हम फॉलो करें। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है ख़त्म होती जाती है और हम वहाँ की संस्कृति को जो है फॉलो करते जाते हैं और पूर्ण रूप से हम वहीं के बनने की कोशिश करते रहते हैं।
तो इन सभी चीज़ों को जो है गांधी जी ने ख़त्म करने की कोशिश की कि कहीं न कहीं हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो भाषा है, इसको हम ना छोड़ें। अच्छी बात है कि हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, क्योंकि हम अगर दूसरे के कल्चर को जानते हैं तो हमें उनकी क्वालिटीज़ जो भी हैं या फिर उनकी जो भी कमियाँ हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी चीज़ पर जो है ये वर्धा शिक्षा योजना ने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया है। तो गांधी जी ने जो अभी हमने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं कि यह विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हाथ के कार्य का भी कोई स्थान नहीं है। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। वास्तविक शिक्षा विदेशी माध्यम के द्वारा संभव नहीं हो सकती है। अब एक डेफिनेशन है जो अक्सर पूछ ली जाती है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है, यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि गांधी जी का क्या मतलब है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा वो है जो बालक और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को बाहर निकालकर सर्वांगीण विकास करे। वही क्या होती है? जो है एजुकेशन होती है। जब हम किसी एजुकेशन का काम क्या होता है? एजुकेशन का काम होता है कि बच्चों में जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसके अंदर हुनर है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर लाना। और जब बच्चे अपनी चीज़ों को पहचानने लगते हैं, कोई बच्चा संगीत में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो इन सारी क्वालिटीज़ को बच्चों की जो एजुकेशन के माध्यम से बाहर निकाल कर लाना ही क्या है? शिक्षा है। और इस तरीके की शिक्षा जब दी जाती है तो बच्चे का पूर्ण विकास होता है। गांधी जी अंत में कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर तथा जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरंभ करता है उसी समय से उसे उत्पादन करने के सुयोग्य बनाकर आरंभ करना चाहूँगा। इस प्रकार स्कूलों में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को यदि सरकार खरीद ले तो प्रत्येक स्कूल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यानी कि इन्होंने स्कूलों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करी। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो कोई ना कोई हस्तशिल्प जो है उसको सिखाया जाना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम जो बनाया जाएगा बच्चों के लिए उसमें एक हस्तशिल्प ज़रूर होना चाहिए। इस तरीके की जो है सारी बातें उन्होंने अपनी इस योजना में करी हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सम्मेलन हुआ, मान लीजिए कोई योजना बनाने की तैयारी करी जाती है तो उसके लिए एक सम्मेलन किया जाता है। उस सम्मेलन में क्या प्रस्ताव पारित हुए थे ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट रखा गया इसमें, जो रखी गई बातें, मुख्य बातें जो रखी गई उसमें ये थी कि राष्ट्र के 7, यहाँ पे 7 है, 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए जो प्राइमरी एजुकेशन है उन बच्चों को, 7 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा हो। 7 वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का केंद्र बिंदु कोई हस्तशिल्प होना चाहिए। इस स्तर का पाठ्यक्रम बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जाए और शिक्षा स्वावलंबी हो। स्कूलों में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सके। यानी कि क्या क्या पॉइंट रखे गए? एक तो निःशुल्क शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए मातृभाषा होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, और 7 वर्ष की जो संपूर्ण अवधि है उसमें कोई ना कोई बच्चों को हस्तशिल्प सिखाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम जो है बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जाना चाहिए। और जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्वावलंबी। स्वावलंबी कैसे बनेगी? जो भी बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से जो वस्तुएं बनाते हैं, बनाना सिखाया जाता है उन बच्चों को, तो उन वस्तुओं को क्या करना चाहिए? उसको सरकार को खरीद लेना चाहिए, जिससे कि उन जो भी पैसा आता है, जो भी आमदनी आती है, उसे क्या किया जा सके? स्कूल के लिए उस फंड को यूज़ किया जा सके, चाहे शिक्षकों का वेतन हो, फर्नीचर हो या फिर अन्य जो भी कार्य मेंटेनेंस का है उसमें उसको यूज़ किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रंस इन 7 to 14 years एज ग्रुप। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। और थर्ड वाला है थ्रू आउट द एंटायर 7-year पीरियड a craft or a handicraft should be the center of focus of education. The curriculum at this level should be designed according to the needs of the children. The system of education should be self-supporting so that
The income generated from production in school can be used to pay a salary of teachers. ये सारी बातें जो है ये सारे पॉइंट्स रखे गए, यानी कि ये सब प्रस्ताव पारित जब हुआ तो ये सारे पॉइंट्स जो है रखे गए कि ऐसी ऐसी बातें जो है वर्धा शिक्षा योजना में होनी चाहिए जो आगे चल के लागू हो सके। उसके बाद जब प्रस्ताव पारित हुआ तो उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी का नाम रखा गया जाकिर हुसैन और समिति 1937। तो ये जो कमेटी रखी गई जामिया मिलिया इस्लामिया के विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इसे जाकिर हुसैन समिति कहा गया। इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2 भागों में प्रस्तुत की। अब जैसे आपसे पूछ लें कि जो वर्धा शिक्षा योजना जब आई तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1937 में पेश की तो वो 2 भागों में उसको बनाकर पेश किया गया था। प्रथम रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की। इसमें वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन और निरीक्षण कार्य पर जो है प्रकाश डाला गया था। और जो दूसरी शिक्षा योजना मतलब जो दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो 1938 में प्रस्तुत की गई। इसमें आधारभूत हस्त कौशलों के पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का सह संबंध स्थापित करने पर प्रकाश डाला गया था। और उसके बाद इस समिति ने इस योजना को बुनियादी तालीम यानी कि बेसिक एजुकेशन का जो है नाम दिया गया, या फिर इसे हम नई तालीम, बुनियादी तालीम या फिर नई तालीम या फिर वर्धा शिक्षा योजना, इस तरीके से जो है इसे पुकारा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में होता है। जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट को जो है इस जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ इसमें इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस ने इसे सब समिति से स्वीकार किया और साथ ही इसे सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू करने का निर्णय दिया। वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा या फिर बेसिक शिक्षा भी इसे जो है कहा गया। अब वर्धा शिक्षा योजना अथवा बेसिक शिक्षा की रूपरेखा क्या बनी, तो वही चीज़ें इसमें भी आती हैं जो हमने भी पीछे पढ़ी। 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प पर या फिर उद्योग पर आधारित हो। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उनसे आर्थिक लाभ किया जाए। स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए। तो ये सारी बातें जो हैं इस शिक्षा योजना में पारित भी की गई, साथ ही साथ इन्हें लागू भी किया गया। और अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ पूछा जाए क्वेश्चन में या फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ये जो वर्धा शिक्षा योजना है इसका सबसे ज़्यादा फोकस किस जो है लेवल पर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए जो वर्धा शिक्षा योजना है इसने सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन पर जो है फोकस किया है। ये सारी बातें जो इन्होंने करी हैं ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है करी हैं। उसके बाद शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उस बच्चे को जीविकोपार्जन कर सके, यानी कि जो भी शिल्प वो सीखता है तो आगे चलकर क्या कर सके, उस कला को यूज करके वो 2-4 पैसे कमा सके। शिल्प की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें करी गई। यही सारी चीज़ें आप इंग्लिश में देख सकते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन शुड बी provided to all children 7 to 14 years age group. The mother tongue should be a medium of instruction. The entire education program should be based on a basic craft and industry. The choice of craft should be made according to the children's abilities and the regional needs. The articles provided by the children should be put to use and sold to generate an income which should help meet the uh, expenses of the schools. Craft education should be provided in such a way that children are able to learn their livelihood in the future.
In craft education, equal importance should be given not only to its income values but also to a social and a scientific significance. तो ये सारी चीज़ें हमने हिंदी में सब चीज़ें अच्छे से जान ली। अब इसके सिद्धांत क्या रहे, बेसिक प्रिंसिपल क्या रहे, तो प्रिंसिपल भी इसके वही रहे जो हमने अभी पीछे सारी चीज़ों को देखा कि जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। जो शिक्षा है उसको आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत है, यानी कि सर्वोदय सत्य, सदा सत्य बोलना, अहिंसा करना, हिंसा न करना। सर्वोदय यानी कि समाज के सभी ग्रुप का, चाहे वो बच्चा कहीं से भी आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी स्थान से आता हो या फिर किसी भी लेवल का वो हो, सभी बच्चों को कैसा जो है दर्जा देना, समान दर्जा देना, सभी बच्चे एक हैं। सर्वोदय यानी कि सभी का उदय हो, यहाँ पर ऐसे समाज की स्थापना की बात करी गई। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत, ज्ञान को एक इकाई में विकसित करने का सिद्धांत, ये सारी बातें जो है करी गई। तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग, principle of truth, non-violence and welfare of all, the principle of relating education to real life, principle of making the mother tongue the medium of instruction. The principle of centering education on handicrafts and manual skills, the principle of developing knowledge as an इंटीग्रेटेड होल, यानी कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना, सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। इसके उद्देश्य क्या बनाए गए जो वर्धा शिक्षा योजना में, तो बच्चों का सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, सर्वोदय समाज की स्थापना हो, सांस्कृतिक विकास हो, चारित्रिक एवं नैतिक विकास हो, व्यावसायिक विकास हो और नागरिकता का विकास हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें उद्देश्य बनाए गए कि जब हम इस एजुकेशन को लागू करेंगे तो बच्चे का कौन कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी जो शिक्षा थी, जो पश्चिमी शिक्षा थी, वो तो सिर्फ बौद्धिक विकास कर रही थी, तो हमें यहाँ पर बच्चों के भावनात्मक विकास, उनके चारित्रिक विकास, उनकी सांस्कृतिक विकास, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता थी। क्योंकि अगर बच्चे बचपन से ही सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ेंगे, वेस्टर्न कल्चर को ही देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन को, अपनी भाषा को जो है कहीं ना कहीं खोते चले जाएंगे और आगे चलकर वो वहीं के बन के रह जाएंगे। यानी कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए, सर्वोदय समाज की स्थापना हो, कल्चर डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट हो, वोकेशनल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप, यानी कि एक ऐसा नागरिक बनाया जाए बच्चे को जो अपने देश का सम्मान करे, अपने तिरंगे का सम्मान करे और अपने लोगों को जो है अपना भाई बंधु ही समझे। अब बेसिक शिक्षा में पाठ्यक्रम चर्या कैसा होना चाहिए, यानी कि करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो हस्त कौशल एवं उद्योग तो होना ही चाहिए सबसे ज़्यादा, जो इसी पर फोकस किया गया है। सेकंड नंबर इसमें मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदुस्तानी हिंदी, यानी कि जहाँ पर मातृभाषा अवेलेबल नहीं है, होती है, वहाँ पर सिंपल हिंदी जो है यूज़ की जानी चाहिए। व्यवहारिक गणित होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न ये सारी चीज़ें, संख्या ज्ञान ये बच्चों को आना चाहिए। सामाजिक विषय होने चाहिए, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण शिक्षा, और साथ ही साथ गर्ल्स के लिए होम एजुकेशन भी होनी चाहिए। करिकुलम हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज वर्क होना चाहिए, क्राफ्ट वर्क मदर टंग होनी चाहिए, हिंदुस्तानी हिंदी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, सोशल सब्जेक्ट, सोशल साइंस होनी चाहिए, म्यूजिक, ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, हेल्थ एंड साइंस, मोरल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। अब बेसिक शिक्षा का हम मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि समाज में लागू किया जाए, तो उस पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर उसमें रह जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर भी इसके कुछ गुण भी हैं, तो इसके कुछ दोष भी हैं, तो उन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं।
यानी कि बेसिक शिक्षा के गुण क्या रहे, इसकी मेरिट्स क्या रहीं। ये आत्मनिर्भर योजना बनी। आत्मनिर्भर कैसे बनी कि इसमें जो है क्राफ्ट वर्क को बहुत ही फोकस किया गया, हस्तकौशलों के कार्यों को, जिससे कि बच्चे जो है सीखें, आगे चलकर अपने जीवन में उसका उपयोग भी कर सकें। और इन प्रेजेंट टाइम जो भी वो सीख रहे हैं, उनसे जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इनकम भी हो पा रही है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल इस योजना में दिया गया कि बच्चों का सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं करना है, मानसिक और चारित्रिक विकास, साथ ही साथ उसका उसका जो है भावनात्मक विकास, इन सारी चीज़ों पर भी जो है इसमें फोकस किया गया। वास्तविक जीवन की तैयारी, भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या, यानी कि जैसा माहौल है, जैसा इन्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का करिकुलम बनाना। वर्ग भेद की समाप्ति, यानी कि सर्वोदय समाज की स्थापना करी गई, यानी कि सभी बच्चों का उदय हो, चाहे वो कहीं से भी आते हों, किसी भी जात धर्म से आते हों, किसी भी रिलीजन से आते हों, या फिर किसी भी स्थान से आते हों, पिछड़े वर्ग के हों, हर बच्चे को एक जैसा ही उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो कहीं न कहीं वर्ग भेद की भी यहाँ पे पूर्णता तो कहीं पर भी समाप्ति नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो है सुधरी थी। शारीरिक और मानसिक श्रम में अंतर की समाप्ति, यानी कि सिर्फ बौद्धिक विकास पर फोकस किया जा रहा था, और कहीं न कहीं जो हस्त वर्क थे, हाथों के कार्य जो किए जाते थे, उनको जो हीन भावना से देखा जाता था, श्रम को हीन भावना से देखा जाता था। तो उन चीज़ों में क्या होने लगी, जो है उन चीज़ों में भी जो है समानता देखने को मिली इस योजना में, और क्रिया प्रधान शिक्षण जो है विधियाँ इसमें उपयोग की गई। समस्त ज्ञान में इंद्रियों का एकीकरण, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, विद्यालय और समाज में निकट का संबंध जो है देखने को मिला। अब बच्चे के जीवन से जोड़कर उसे पढ़ाया जाए, यानी कि समाज और स्कूल को बच्चों को सिखाया जाए कि मतलब समाज से रिलेटेड चीज़ों के अकॉर्डिंग ही बच्चों को क्या किया जाए, सिखाया जाए। मेरिट्स आपने अभी हमने सारी मेरिट्स को जो है पढ़ ही लिया, एक बार और देख लेते हैं। सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम ऑफ एजुकेशन इसकी रही। Emphasis of all around development of the individual, preparation for a real life situation, a basic curriculum suited to the needs of the Indian people, elimination of class discrimination, removal of the distinction between physical labor and manual work, activity centered method of teaching, लर्निंग बाय डूइंग इसमें बात करी गई, बच्चों को करके सिखाना, integration of all knowledge and activities, the mother tongue as a medium of instruction, a closer relationship between the school and the community, बच्चों को सोसाइटी से जो है अटैच करके पढ़ाया जाना। अब इसकी कुछ डिमेरिट्स रहें, यानी कि इसके कुछ दोष रहें। ये अपूर्ण योजना रही, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया गया था, प्राइमरी एजुकेशन पर, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी एजुकेशन और जो है हायर एजुकेशन छूटी हुई थी। इससे उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव रहा, यानी कि उच्च शिक्षा में इस योजना का कोई रोल नहीं रहा। नगरीय छात्रों के लिए अनुपयुक्त रही, यानी कि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर इसने अपना फोकस जो है सबसे ज़्यादा बनाया। हस्तकौशलों पर अत्यधिक बल दिया गया, यानी कि क्लास जो स्कूल में जो टाइम टेबल बनाया गया था, उसमें से 3.5 घंटे तो सिर्फ क्राफ्ट के लिए ही रखे गए थे, और बाकी जो घंटे बचते थे 5.5 घंटे में, उसमें क्या किया जाता था, एजुकेशन दी जाती थी। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ही जो है कौशलों पर जो है अत्यधिक बल दे दिया गया था। कच्चे माल की बर्बादी और समय शक्ति का अपव्यय, यानी कि बच्चे एक बार में तो सीख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिलते थे, और समय भी अधिक लगता था। शिक्षण विधि अस्वाभाविक थी, और श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव था, और धार्मिक शिक्षा का इसमें जो है कोई भी जो है रोल नहीं रखा गया था, कि धार्मिक शिक्षा के बारे में इसमें कोई बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती थी। तो वही आप डीमेरिट्स इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इनकम्प्लीट स्कीम ये रही, लैक ऑफ लिंकेज विथ हायर एजुकेशन, अनसूटेबल फॉर अर्बन स्टूडेंट्स। इसमें हैंडीक्राफ्ट एंड मैनुअल वर्क पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों में भी क्या किया जाता था, 5.5 घंटे की क्लास में 3.5 घंटे तो ये सिर्फ हैंडीक्राफ्ट वाले
पीरियड्स ही चलते थे और जो है जो लर्निंग वाले पीरियड्स थे वो कम चलते थे। यहाँ पर रॉ मटेरियल का भी वेस्ट होता था, साथ ही साथ एनर्जी भी वेस्ट होती थी। सारी चीज़ें हमने अच्छे से भी पढ़ ली हैं और जो भी मेथड यहाँ पर यूज़ करे गए थे वो भी ठीक से नहीं लागू हो पा रहे थे छोटे बच्चों पर। सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंसली टीचिंग इज़ डिफ़िकल्ट, एब्सेंस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन और धार्मिक शिक्षा पर भी तो इसमें बिल्कुल ही बात नहीं करी गई थी, उसे तो छोड़ ही दिया गया था। तो इसकी ये कुछ कमियाँ रहीं। तो हमने आज वर्गा शिक्षा योजना को देख लिया, पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। मुझे तो इतना आशा है कि आप लोगों ने इस क्लास में जो भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं वो आपको पक्का डेफिनेटली याद हो गई। कुछ ना कुछ बातें तो आपके माइंड में ज़रूर जो है पहुंच गई होंगी कि सबसे ज़्यादा इसमें किस पर बात करी गई है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो बात करी गई है मातृभाषा होनी चाहिए बच्चों की और प्राइमरी एजुकेशन पर ये फोकस की गई है और साथ ही साथ जो है हैंडक्राफ्ट जो वर्क है इन पर फोकस किया गया है। बच्चों की जो है इमोशनली डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के लिए, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इम्पोर्टेंट है और इसी पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको मुझे आशा है कि क्लास अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ समझ में भी आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई योजना के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।